नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आप देख रहे हैं ताल ठोक के। मैं अखिलेश आनंद हूं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवादों का साया है, राजनीति गर्म है, सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की, जहां जाने से महिला पत्रकारों को रोक दिया गया। विवाद इसी पर है और वाकई आज के दौर में यह सुनकर भी बहुत अचरज होता है, अजीब लगता है। अब विपक्ष इसे महिलाओं का अपमान बता रहा है। हम समझेंगे ऐसे में जो कुछ हुआ उसमें आखिर गलती कहां हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और दूतावास के आखिर नियम है क्या। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज बरोज आस्ता आस्ता बढ़ता है। कितनी कायर है ये सरकार। आप तालिबान का डिक्टेट हिंदुस्तान में कैसे करने दे रहे हैं? आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और महिला पत्रकारों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि तालिबान का मंत्री उनके साथ नहीं बैठना चाहते। तालिबान में क्या होता है हम सबको मालूम है। तो क्या आप देश आप तालिबानी रूल से चलाएंगे क्या हम उनके नियम को मानेंगे क्या? मुझे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का पक्ष चाहिए। प्रधानमंत्री को वक्तव्य देकर माफी मांगनी चाहिए, क्षोभ व्यक्त करना चाहिए कि महिला पत्रकारों को निकालकर गलत किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री बताएं, होम मिनिस्टर बताएं कि एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, बराबरी का हिस्सा मिले उसकी बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप मान कैसे गए? तो आइए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। राकेश उपाध्याय जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुमैया राणा हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। सुशील सिंघल राजनयिक रह चुके हैं, उनसे भी बातचीत होगी। चित्रा बाथम कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, उनसे भी बातचीत होगी। मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमितोष पारिक हैं प्रवक्ता वीएचपी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल चित्रा बाथम जी आपसे ये, चूंकि आप कांग्रेस की नेता हैं और आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, वजह क्या इसके पीछे, तर्क क्या है? अखिलेश जी, वजह बहुत स्पष्ट है कि ये जो बढ़ता हुआ मनुवाद है इसको कहीं ना कहीं रोकना है। आज आप देख सकते हैं कि देश की ये हालत हो चुकी है कि मोदी जी जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये विश्व गुरु की शिक्षा है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने पैरों तले रखने की कोशिश करते हैं? किस हक से आपने एक इतने एलीट प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक बाहर के देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने दिया उस दिन पे जिस दिन करवा चौथ था? महिलाएं, हमारे देश की प्रथा है कि वो पूरा दिन अपने पतियों के लिए की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है, निर्जला उपवास रखती है और नवरात्रों में वो उपवास रखती है अपने देश की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए। ऐसी महिलाओं को जो हमारे देश की बैकबोन है, जो हमारे देश का अभिमान है, उनको आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? मैं पूछना चाहूंगी सरकार को कि क्या वो तालिबान को मना नहीं सकते थे कि हमारी वुमेन को भी वहां पे बैठने का मौका दे? जैसे ठीक है, आपने विस्तार से पूरी बात रखी, हालांकि आप मनुवाद तक पहुंच गई। मनुवाद से इसका क्या लेना देना ये सवाल है, लेकिन बहरहाल जो बात आपने कही उसी से जोड़कर वस्तु स्थिति जरा मैं समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जरूरी है कि दर्शकों को भी ये पता चल सके कि हकीकत क्या है इस मामले में, नियम कानून क्या है, क्योंकि वियना कन्वेंशन बहुत कुछ कहता है। मेरे साथ यहां पर सुशील सिंघल साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास जरा मैं जाना चाहूंगा। सिंघल साहब, क्या यहां पर सरकार ऐसा कर सकती थी, हस्तक्षेप कर सकती थी? देखिए, ऐसा है कि हम सब जो एम्बेसीज हैं या मिशन हैं, वो सब जो है, और जो डिप्लोमेट हैं, होस्ट कंट्री हैं, वो सब एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन 1961, जिसको सारे देश उसके सिग्नेचरी हैं। तो हम सब उसके जो रूल्स हैं उससे गवर्न होते हैं
और आर्टिकल 22 में उसमें जो एम्बेसी होती है उसकी जो टेरिटरी है वो उसको इनवायलेबल हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि हम जो इसमें उनमें इंटरफियर उनके उसमें नहीं जा सकते हैं। तो उस और दूसरा ये एक एस्पेक्ट है, लीगल एस्पेक्ट जो है कि एम्बेसी, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को मान्यता दे रखी है और अफगानिस्तान की यहाँ पर एम्बेसी है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो उस एम्बेसी में हुई थी और उन्होंने ही जर्नलिस्ट को इनवाइट किया था। तो भारत सरकार का या विदेश मंत्रालय का रोल बहुत लिमिटेड इसमें रह गया, उसमें जो है कि उनको किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, उसमें केवल हम सलाह दे सकते हैं अगर वो हमसे पूछें तो, लेकिन उससे ज्यादा मेरे विचार से इसमें रोल नहीं था हमारा विदेश मंत्रालय का। ठीक है, तो इसी से जुड़ा मैं सवाल सुमैया राणा जी से भी पूछ लूं, प्रवक्ता एसपी के। मुझे एक बात बताइए, जूलियन असांजे वाला मामला आपको भी याद होगा, किस तरीके से इक्वाडोर की एम्बेसी में बहुत दिनों तक उसको इम्यूनिटी मिलती रही। ऐसे में सवाल यह कि क्या यह कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया जा रहा है? क्यों बार बार सरकार से इस पर सवाल पूछा जा रहा है अगर सरकार इसमें नियम के मुताबिक, वियना कन्वेंशन के मुताबिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? हाँ बिल्कुल, वैसे तो अगर रूल है तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार का कभी कभी दोहरा रवैया जो देखने में आता है उस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर सकता है। और जिस तरीके से महिला पत्रकारों को दूर रखने की बात की गई है, हाँ तालिबान में उस चीज़ का वो लोग परहेज़ करते हैं, महिलाओं से वो पर्दे का एक सिस्टम है पूरा, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने एक बड़े नारे के साथ आए थे, जब ये 2014 में आए थे तो ही से ये नारा शुरू हो गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं की उसकी रक्षा। तो आपके अपने देश में, अपनी टेरिटरी में जो आप नियम और कानून लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों पर सवाल उठता है। हालांकि जो नियम है, जो इंटरनेशनली जिस चीज़ को कमांड किया गया है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल वहाँ पर उठ रहा है कि अगर मान लीजिए कि यही चीज़ कहीं और हो रही होती तो कैसा होता जी। तो इन सारी चीजों को अखिलेश जी देखते हुए ये विपक्ष इस बात नहीं, आपने जो बात कही उसमें आप एक बात बिल्कुल सही कह रही हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव हो बिल्कुल गलत है, इसकी कोई इजाजत नहीं दे सकता, सभ्य समाज ये नहीं हो सकती है जहां पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए राकेश जी। लेकिन सच्चाई ये भी तो है ना कि वहां पर कानून नहीं चलता, किसी भी दूतावास में उस देश का कानून चलता है जहां का वो दूतावास है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, इस घटनाक्रम को, राकेश उपाध्याय जी? बिल्कुल, दूतावास में उस देश का ही कानून चलता है। इवन किसी भी संकट के समय कोई भारतीय नागरिक भी अगर किसी दूतावास में चला जाए और अपनी गिरफ्तारी से बचाने के लिए गुहार लगाए और वो दूतावास उसको शरण दे दे, तो उस समय की कोई भी सरकार उस दूतावास में घुस नहीं सकती। क्यों? उस दूतावास में घुसने का मतलब है कि आप उस देश की संप्रभुता को वायलेट कर रहे हैं, और इसके लिए तमाम कन्वेंशन भी हैं और यही परंपरा है। यहाँ जो मुद्दा है कि महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया, चिंतनीय है, और इसमें जो सबसे बड़ा स्टैंड लिया जा सकता था वो हमारे प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से और सीनियर जर्नलिस्ट की ओर से लेना चाहिए था। जब महिला पत्रकारों को रोका गया तो हमारे जो पुरुष वरिष्ठ पत्रकार थे उनको स्टैंड ले लेना चाहिए था कि भाई हम साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बाइकआउट करते थे, हम प्रेस का बाइकआउट करते हैं इस कॉन्फ्रेंस का। इसमें सरकार एज सच कोई रोल निभा नहीं सकती, इसमें इंडिविजुअल सेंट्रिक बड़े पत्रकार रोल निभा सकते थे। हम लोग भी तमाम एम्बेसीज में इनविटेशन आता है, जाते हैं। अभी अमेरिकन एम्बेसी से आया, हम लोग गए, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, वहाँ कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, खड़े खड़े ही जो आपको लेना हो लीजिए, कुछ किसी का वेलकम हुआ करिए, हाथ मिलाइए, जाइए। तो ये उनकी अपनी व्यवस्था है, उनकी हॉस्पिटैलिटी है, तो कैसे वो करते हैं। और यहाँ तो भाई तालिबान का तो ये डिक्लेरेशन है महिलाओं को लेकर, जो उनका एटीट्यूड है और वो इस्लामिक कायदा है, और ये एटीट्यूड तालिबान का ही नहीं है, ये भारत में तमाम जो इस्लामिक फिरके हैं उनका भी एटीट्यूड है। तो ऐसा जब भारत सरकार की बात आएगी तो भारत सरकार तो चाहती है कि भाई ये दुर्भावना बुराइयां दूर हों और महिलाओं को इक्वालिटी के आधार पर हर फोरम पर जगह मिले। लेकिन अब देवबंद जा रहे हैं हमारे
विदेश मंत्री अफगानिस्तान के, ठीक है, आमिर साहब, आमिर मुत्तदी। तो देवबंद में भी क्या महिलाओं को एंट्री दी जाएगी, ये भी सवाल है। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को डिमांड करनी चाहिए कि देवबंद में मौलाना नोमानी जी महिलाओं को उनके साथ बैठाएं। चित्रा बाथम जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी वो बाहर नहीं गए हैं, अभी मुत्तदी साहब अफगानिस्तान वापस नहीं लौटे हैं, अभी वो ताजमहल जा रहे हैं। तो हमारे सभी दलों को चाहिए कि एक बार देवबंद से बात करें कि भाई जो दूतावास में नहीं हो सका, दूतावास तो उनका दायरा था, दूतावास में अफगानिस्तान का रोल था। कांग्रेस देवबंद से अपील करेगी, देवबंद से आप अपील करिए कि वहां महिलाओं को एंट्री दें। ठीक है, चित्रा बाथम जी जवाब दीजिए, कांग्रेस की नेता हैं। अखिलेश जी, जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली महिलाओं को इस्तेमाल करके उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं राकेश जी, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि कोई, मैंने क्या ह्यूमिलिएट कर दिया? मैंने तो बड़े सम्मानजनक ढंग से कहा जमीन में से उसको वापस नहीं लेकर आ पाएगी। क्या भारत की सरकार उस महिला नागरिक के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने धरती पर जो उनका एम्बेसी है, आपने फिर वो इवेंट में मेल जर्नलिस्ट को जाने की अनुमति क्यों दी? आप कह देते कि तालिबान फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जर्नलिस्ट। नहीं, चित्रा जी, इनका ये कहना है, राकेश उपाध्याय जी का भी, और हमारे साथ एक डिप्लोमेट भी जुड़े हुए हैं जो राजनयिक रह चुके हैं, जो आप बार बार ये कह रही ना, हमारी धरती, जिस देश का दूतावास होता है उस हिस्से में, वो जो भूभाग होता है जहां पर दूतावास है, वहां उनका कानून चलता है। ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारे बस में है कि क्या देवबंद जाने पर इनका विरोध करेंगी, किया जाना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस इस पर क्या सोचती है? अखिलेश जी, ये आप लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी इतना बड़ा क्राइसिस हो चुका है, सम्मान का क्राइसिस हो चुका है, उसके बावजूद आप ऐसे टेलीविजन चैनल्स पे अगर ये एजेंडा चलाएंगे तो महिला सम्मान अपने ही देश में कहां और कितना बचा रहेगा? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। ठीक है, संगीत रागी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार यही कह रही है, महिला सम्मान से इसे जोड़ा कर देख रही है और कह रही है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, 1971 के युद्ध में प्रधानमंत्री आवास से एक महिला भाग करके इटली के दूतावास में चली गई थी, और वो इसलिए इटली के दूतावास में चली गई थी क्योंकि इटली यदि बमबारी हो तो इटली के दूतावास पर बमबारी नहीं किया जा सकता था। ये जानकारी होना चाहिए लोगों को कि वो बेशक भारत की ज़मीन पर दूतावास है, लेकिन जो वो प्रेमाइसेस है वो अफ़गानिस्तान का प्रेमाइसेस होता है, और उसमें वो जो तय करता है उसी पर। राकेश उपाध्याय ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ जा रहे थे, जो जरा सा इतनी नैतिकता तो दिखाते कि भाई कि हम जाएंगे तो महिला पत्रकारों के साथ जाएंगे तो नहीं जाएंगे। और तालिबान देवबंद भी गया है, तो देवबंद इस्लाम जो है डूरंड लाइन के दाएं भी है और बाएं भी है। ये वही आतंकवादी पैदा करता है जहां पर अभी के विदेश मंत्री गए हैं। आखिर ये भी तो एक्सट्रीमिज्म आतंकवादी ही थे। अब चूंकि इनकी अपनी सरकार बन गई है और भारत के लिए ये आवश्यक हो गया है कि अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान के साथ, हम इसको डिप्लोमेसी की भाषा में कहते हैं फंक्शनल इंगेजमेंट, हम इसे फंक्शनल इंगेजमेंट कर रहे हैं और उसके साथ आपको निपटाना है। एक दूसरा भी है, चाणक्य की नीति कहती है अरि मित्र, दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है। तो खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान उलझा रहे, पाकिस्तान की पिटाई होती रहे, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को ठीक रखें, और इसीलिए संबंध बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये क्यों नहीं हम भूल रहे हैं कि यही देवबंद है। इस्लाम का जब चरित्र देखना हो, देवबंद का चरित्र देखना हो, तो देवबंद की ही पाठशाला से प्रेरित होकर के तो वहाँ था। और समाज तालिबान का शासन आया था जी अफगानिस्तान के अंदर, तो यही बर्क साहब थे जो दिवंगत हो चुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता थे, सांसद थे। उन्होंने कहा था कि ये अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके सम्मान में बड़े कसीदे पड़े थे। तो आज तो कांग्रेस पार्टी को और इनके लोगों को मानना ही नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों का मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए। हमारे लिए खतरा इस बात का है, और वाकई हम लोगों ने सुबह में भी एक जगह और डिस्कस करते हुए कहा था, हमारे लिए खतरा है, और भारत की एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि देवबंद ही वो नर्सरी है जो तालिबान पैदा करता है, यही वो इस्लाम की शिक्षा है जो तालिबान पैदा करता है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। मुफ्ती नदीमुद्दीन हमारे साथ हैं, मुजाहिदीन पैदा करता है। ठीक है, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आपने सुना संगीत रागी जी से देवबंद तक ले जा रहे हैं। देवबंद, संगीत रागी जी देवबंद तक ले जा रहे हैं इसे। हम क्या ले जा रहे हैं? देवबंद की क्रेडिबिलिटी अभी खराब होगी। अभी मत पूछिए, देवबंद की पूरी क्रेडिबिलिटी इस बात से खराब होगी कि एक आतंकवादी, भारत सरकार की मजबूरी है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए उसके साथ फंक्शनल एंगेजमेंट कर रहा है, लेकिन देवबंद तो ये कह रहा है ना कि हाँ, आतंकवादियों के साथ हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जवाब लेते हैं मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब। और इस्लाम की देवबंद की क्या भूमिका इसमें हो सकती है आगे? मुफ्ती नदीमुद्दीन। देखिए, देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो जज्बात से नहीं होती, अपने हितों से होती है। अफगानिस्तान अगर अपने एम्बेसी के अंदर महिलाओं पत्रकारों को अगर उसने नहीं बुलाया तो वो उसकी पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है। और हमें सोचने की भी ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो अफगानिस्तान के तालिबान की हमें ज़रूरत भी है, और चेचेन, रसिया में चेचेन के आतंकवादी है, उनको भी कंट्रोल करना है तो हमें तालिबान की ज़रूरत है। मगर यही तालिबान आतंकवादी थे। हमारे आदित्यनाथ योगी जो बड़े बेशरम लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबान को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, उनकी मानसिकता को एक्सपोज करने की जरूरत है। अब मैं कहता हूं कि कम से कम आप महिलाओं को नहीं रोक पाए, ये कर तो कम से कम देवबंद जाने से उनको रोकना चाहिए। और मैं कहता हूं, ना सुनिए, आप पहले पूरी बात सुनिए। आपके बीच में कर रहे हैं तो देवबंद को भी एक्सपोज कीजिए ना। इस्लाम का जहां तक यहीं से पैदा होता है तालिबान। सुनिए तो आप मेरी बात, अरे सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान आए थे जो तालिबान के उस्ताद थे। वो एक तरफ देवबंद भी गए थे और दूसरी तरफ आरएसएस से भी जाकर के मिले थे उस वक्त के सदर से। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। मेरा मानना है, मेरा ये कहना है कि हम अपने देश के हितों का ख्याल करें। जहां तक इस्लाम की बात है, आप कतर में चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए, वहां पर और महिला पत्रकार हैं और महिला मर्दों के शाना बशाना बैठ करके अपना काम करती। मदीना, इवन मदीना है, मक्का है, कोई ऐसा होटल नहीं है जहां महिला जो है रिसेप्शन पर नहीं बैठी होंगी। जद्दा के एयरपोर्ट पर जाइए, पूरा एयरपोर्ट देखने वाली महिलाएं हैं। तो तालिबान के किसी फरमान से इस्लाम को जोड़ना ऐसा ही है। अमितोष पारीक इसका जवाब देना चाहेंगे। अमितोष पारीक बीएचपी के प्रवक्ता हैं, आप लोग इसको इस्लाम से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? तालिबान को अलग तरीके से देखा जाए। अखिलेश जी, सबसे पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर कि जिस तरह से इस सवाल में से पूछा है अखिलेश भाई। हाँ, आप ही से पारिक साहब, धन्यवाद। जिस तरह से इस पूरे मामले को इन्होंने बताने का प्रयास करा, कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत चीख के वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, वुमेन की बात करी। टीएमसी से आते हैं उन्होंने, मोइना मित्रा ने इसका अपोज करा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने इसको महिला के विरुद्ध बता दिया, जिसमें तो सबने बताया कि वियना कन्वेंशन के अंदर में एम्बेसी और कंसुलेट में अंतर होता है और एम्बेसी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है और इम्यूनिटी प्रोवाइडेड उस देश की लॉ की होती है। अब अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उस एम्बेसी का शरिया लॉ से गवर्न होती है और वहीं पर वो लॉ चला। लेकिन आज इस देश के अंदर में बात पता चली कि जब कांग्रेस का शासन भारत के अंदर में था तब सुष्मिता मेरठ जी को अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर में मारा गया था। एक इंडियन ऑथर थी, तब का चले गए थे ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब गिरजा टिक्कू को मार गया, नर्स मर्डर रेप केस हुआ तब का चले गए थे, जब संदेश खाली की घटना हुई थी तब का चली गई थी टीएमसी मोइना मित्रा। लेकिन लगातार तरीके से महिलाओं के आपत्तिजनक जब भी अभद्रता और रेप और मर्डर होते गए तब ये चुप हो जाते हैं। लेकिन देश के अंदर में उनकी फॉरेन सॉइल को लेते हुए जब बात होती है तब इनके बाहर वुमेन एम्पावरमेंट लग जाता है। आज समझ में आया पूरे देश को कि किस तरह से महिलाओं का चरित्र इस्लाम में, शरिया में सबके सामने आया। मैं कुछ कोट करता हूं महिलाओं के लिए। हदीस कहती है, दे आर वर्चुअल स्लेव्स। अबू दावन 140, नॉट अलाउड टू रिफ्यूज, क्रिएटेड फ्रॉम क्रूकेड रिब्स, ड्वेल्स फॉर हेल हेवन, इंटरफेयर इन इंटेलेक्ट के लिए मना कर रखा है। लाइन अप विद एनिमल, शुड बी बीटन व्हेन रिक्वायर्ड। ये तो हदीस कह रही है महिलाओं के लिए। कुरान में बात आती है तो वर्स नंबर 434, 43, 424 कैप्टिव तरीके से जिस तरह से महिलाओं का चरित्र कुरान, इस्लाम, शरिया में है वही उन्होंने दिखाया और वही लोग के सामने भी आ गए। देश में महिला बलात्कार होती है, चुप रहते हैं, लेकिन बाहर की बात करते हैं तो इनका महिला एम्पावरमेंट जग जाता है। मुझे लगता है आपको चित्रा बाथम जी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो बातें कह रहे हैं अमितोष पारीक, कुल मिलाकर उनका यह कहना कि आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। महिलाओं की खूब बातें कर रही हैं, लेकिन आपके जमाने में महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ वो आप लोग भूल जाते हैं।
अखिलेश जी, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स की बात करने वाले लोग खुद के स्टैंडर्ड्स को तो पहले देख लें। उनका तो एक ही स्टैंडर्ड है कि महिलाओं को अपने जूती के नीचे रखे। यही तो उनको मनुवाद सिखाता है, यही तो वो सीख के हमारे नहीं है, ये कुरान कहती है, ये हम नहीं कहते, कुरान कहती है चित्रा जी, कुरान कहती है, शरिया कानून कहता है, हम नहीं कहते। वापिस दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे महिला सम्मान बरकरार रखें। मैं आपको, अरे मैडम, कुरान और शरिया लॉ की बात करी मैंने, वर्सेस और हदीस गिनाई है, कम से कम आप उसको तो काउंटर कर दीजिए। हमारा चरित्र नहीं, ये आपका दिखा रहा है। निर्भया कांड आपके सामने हुआ, गिरजा टिक्कू आप लोग के काल में मरी, सुष्मिता बनर्जी आपके काल में मरी, सरला भटकल आपके काल में हुआ, संदेश काली घटना होती है, टीएमसी आपकी सपोर्टिव पार्टी होती है। कहाँ चली जाती है आपकी महिला सशक्तिकरण? अब मनुवादी पे पहुंच गई अखिलेश जी, मनुवादी पे तो छोड़िए, जिस दिन डिबेट होगी उस दिन वो भी कर लेंगे। किसी भी पर्दे के पीछे छुप के चित्रा जी क्या हो गया, छुपाना चाहते हैं तो मैं आप शरिया के पीछे मत छुपिए। अखिलेश जी, इनका डबल स्टैंडर्ड क्या, इनका तो एक ही स्टैंडर्ड है, वो हर बार एक्सपोज हो रहा है। हमारे देश के अखिलेश जी मुझे 10 सेकंड देना बस। एक दिन में 21 बलात्कार होते हैं, 21 अखिलेश भाई 10 सेकंड में इनका काउंटर करूंगा। कोई एफआईआर भी नहीं होती है, तो ये हमारे देश की वस्तुस्थिति है। और इसीलिए इन्होंने आज तालिबान के सामने भी सरेंडर कर दिया। आपने पाकिस्तान के सामने तो सरेंडर किया, 10 सेकंड देना, 10 सेकंड भी सरेंडर कर दिया। अमितोष पारिक बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से। अखिलेश भाई 10 सेकंड में मैं काउंटर करना जल्दी जल्दी। बिल्कुल। राजस्थान के अंदर में कांग्रेस लीडर अक्यूज ऑफ वायलेटिंग 23 वुमेन इन एक्सचेंज ऑफ जॉब। आगरा के अंदर में जलालुद्दीन अक्यूज ऑफ रेपिंग अ वुमेन इन पार्टी ऑफिस। यूपी सीतापुर के अंदर में यूएनएससी हो गया, सैफुद्दीन ट्रायल टेक अरब कंट्रीज, कांग्रेस लीडर इन्वॉल्व होता है। केरला में मिनिस्टर के ऑफिस में पीआरएस होता है रेप के साथ। अरे मेरे चित्रा जी, मेरी बहन, जाके अपने कांग्रेस पार्टी के एक आईने में झांकिए कि कितने लोग अरेस्ट होते हैं और कितने रेप चार्जेस होते हैं, फिर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना, तब समझ आएगा। रोज हम देखते हैं, आप देखिए कि आपके यहाँ पे कितनी महिला एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, चुप रहते हैं और प्रधानमंत्री खुद बढ़ा रहे हैं। अरे आपके कांग्रेस सेवा दल का अच्छे से खा नहीं पकड़ में आ गया रेप केस में। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की टिप्पणी करके और चलिए ठीक है, चर्चा को आगे ले जाते हैं। एक मिनट, व्यक्तिगत मत करिए मामले को, हम एक बड़े मुद्दे पे आज बातचीत कर रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जियाजी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर साहब, क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ वहां पर एम्बेसी के अंदर, उसमें सरकार की भी कोई भूमिका बनती थी? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। राकेश उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप इसी पर। राकेश जी, देखिए, सरकार ने तो अपना ध्वज भी नहीं लगाया उनके साथ बातचीत में, तालिबान का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। वहां की सरकार को मान्यता नहीं दी है ना भारत सरकार ने। दोनों झंडे नहीं थे दोनों देशों के। बिल्कुल, अफगानिस्तान की सरकार को इस समय ऑफिशियली केवल रशिया ने मान्यता दी है, दुनिया में कहीं मान्यता नहीं है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको भी परमिट दिया। वो आतंकवादी भी के मामले में भी वो एक उनके खिलाफ बैन लगा हुआ है मुत्तकी के, पर मुत्तकी को परमिशन मिली, मुत्तकी भारत आए। अब जाहिर तौर पर अभी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें से उन्होंने एटमिक छतरी हासिल कर ली है कतर पर जो हमला हुआ इजराइल का, उसके बाद तो पाकिस्तान जिस तरह से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, वैसे समय में और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो भारत सरकार का कर्तव्य फर्ज बनता है कि हम भी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उस पर नजर रखें, और अफगानिस्तान एक मित्र के रूप में खड़ा हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर वो महिलाओं का अपमान करता है, तभी क्या हम उसे इस तरीके से देख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मुफ्ती मंजूर महिलाओं का अपमान में इसमें राकेश जी, एक मिनट, मुफ्ती मंजूर जी इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि कानून हर एक के लिए बराबर है, वो औरत हो या मर्द हो। लेकिन इस बात को जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें सोचना होगा कि अगर अफगानिस्तान की एम्बेसी हमारी यहाँ है तो एम्बेसी के अंदर होने वाली एक्टिविटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इस बात को समझ लेना चाहिए और बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। अंदर होने वाली कोई भी एक्टिविटी हो, उसके ऊपर में उनकी हुकूमत जिस तरीके से उसे तय करेगी उस पर ही चलना चाहिए। और बात जहाँ हमारे संगीत रागी जी ने अभी कहा कि तालिबान पलते हैं, तालिबान पैदा होते हैं, तो याद रखें हमारे पास एक आंख है और वो एक आंख हुकूमत की आंख है। हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी के साथ में हम सब खड़े हैं। हुकूमत जिन्हें अपना कहेगी हम उसे अपना कहेंगे, हुकूमत जिसे धुतकार देगी हम उसे धुतकार देंगे। याद रखिए, आप अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप सिर्फ हम पर नहीं, या मदरसे पर नहीं, या दारुल उलूम पर नहीं, बल्कि आप सवाल उठा रहे हैं हुकूमत हिंदुस्तान पर, प्राइम मिनिस्टर पर। इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने मुल्क के हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो साजिशें रच रहे हैं, संगीत रागी जी, आपको इस पर सोचना होगा, गौर करना होगा। नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके
इस तरीके की बातें करना, जहां हमारी सरकार जिस चीज को सपोर्ट करती है आप उसका इस तरह अपोज करेंगे, जिसका ग्लोबल मैसेज क्या होगा, इस बारे में आपको गौर करना होगा और इस पर सोच करना चाहिए आपको। दूसरी अहम बात, हिंदुस्तान की कवानीन पे जो कुछ भी बात आएगी हमें उस चीज को ध्यान से रखना होगा, क्योंकि आपकी बात सिर्फ हम नहीं सुन रहे हैं, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। इसलिए किसी पर भी आप लांछन लगाएंगे मदरसे पर, मदरसे के ऊपर में, दारुल के ऊपर में, देवबंद के ऊपर में या उलमा के ऊपर में, यह बिल्कुल गलत बात होगी। इस चीज को आप संभाल के सुधार के जवाब दीजिए। तालिबान के फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को वहां ले जाने के लिए हुकूमत के सारे लोग थे, तो हुकूमत पर इस तरह सवाल उठाना ठीक बात नहीं है। ठीक, संगीत रागी जी। देखिए मैं तो अपने अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं कि देवबंद के जो नर्सरी हैं, मदरसे हैं और मस्जिदें हैं, वो डूरन लाइन यानी अफगानिस्तान के इस साइड भी हैं और इस साइड भी हैं, और यही तालिबान पैदा करते हैं। इन्होंने ही मुजाहिदीन पैदा किया है। देवबंद एक सुन्नी इस्लाम की कट्टर विचारधारा है, जो 11वीं सेंचुरी का बुक हिदाया पढ़ाती है, जो एग्रेसिव जिहाद की शिक्षा देती है। पाकिस्तान का देवबंद और भारत के देवबंद दोनों के सिलेबस की जरा तुलना कर लीजिएगा। आपने सही कहा, आपने सही कहा साहब। जहर वहां भी है, कौन सी शिक्षा दी जाती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यदि उसके सही चरित्र को देखना है तो भारत के यहां से मत देखिए, ये देखिए कि देवबंद पाकिस्तान क्या पढ़ाता है, देवबंद अफगानिस्तान क्या पढ़ाता है। उसी देवबंद अफगानिस्तान की उपज जो है वो तालिबान है। तो याद रखिए, और तालिबान कहता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं। ये इस्लाम की यही प्यूरिटन शिक्षा है, और जिसे आपने कहा कि कतर में यहाँ महिलाएं जी, ठीक है। मुफ्ती मंसूर जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूँ सुमैया जी आपके पास भी। लेकिन कतर के इस्लाम को आज के दिन में तालिबान नहीं मानता। ठीक है रागी साहब, आपकी बात हो गई, आपको जवाब देना चाह रहे हैं मुफ्ती मंसूर। हाँ बोलिए। आपने सही कहा कि कट्टरता और जिहाद सिखाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो जिहाद सिखाता है। जिहाद अपने मुल्क के लिए सिखाता है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए सिखाता है, अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए सिखाता है। हमारे खिलाफ यानी हमारे देश के खिलाफ जो लड़ते हैं उनके लिए जिहाद सिखाता है। और वो जिहाद यही सिखाया था हिंदुस्तान की आज़ादी में। उन्हीं जिहादियों ने अपनी जानें देकर के हिंदुस्तान को आज़ाद किया था। इसे आप ना भूलिए। और जिस तरीके से आप उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप मुल्क हिंदुस्तान पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान को आजादी के लिए क्या? नहीं साहब, गलत बता रहे हैं आप मैं मुफ्ती हूं, आप मुझसे सीखिए। जिहाद का डिफिनेशन पता नहीं आपको। जिहाद मजहब के लिए होता है। मैं वापस जिहाद का नाम, जिहाद मुल्क के लिए नहीं, मजहब के लिए होता है। गलत बात पारेख साहब, गलत बात कर रहे हैं आप सुन लीजिए। जिहाद का मतलब जिद्दोजहद मुल्क के लिए, मजहब के लिए होता है। पढ़े लिखे नहीं है आप। जिहाद के लिए क्या करती है लड़ने वाले जिहाद बताइए। शहादा आपको बना है। मैं बताता हूं आपको, बताइए सूरा 9 आयत 5 क्या कहती है कुरान की। सुनने की क्षमता रखिए। आप बताता हूं मैं आपको, जिहाद जिद्दोजहद का नाम है। अपने मुल्क की जिद्दोजहद करने वाले वहां पैदा होते हैं। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको। सही अपने मजहब के लिए जद्दोजहद करने वाले, अल्लाह के मार्ग पर मजहब के लिए मरने वाले वो जिहादी कहलाते हैं। अपने मुल्क के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। लेकिन कुल मिला जुला कर सुनिए, आप सभी की बातों का जो एक निचोड़ मुझे नजर आ रहा है। दरुल इस्लाम है। एक मिनट के लिए जिद्दोजहद करनी। पारिक साहब आप भी सुनिए, एक मिनट। मुफ्ती साहब रुक जाइए। मेरा सवाल सुमैया राणा जी आपसे है। जिस तरीके से यहां लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, तो एक आम तौर पर जो बात है, जो कि सच्चाई भी है, वियना कन्वेंशन जो बार बार जिसका जिक्र हो रहा है, सिंघल साहब ने भी जिसका जिक्र किया, जो खुद राजनयिक रह चुके हैं, जब वहां पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है किसी दूतावास में, वहां की सरकार, क्योंकि जिस देश का वो दूतावास है वहां का वहां पर कानून चलता है, तो फिर क्या बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है? बिना मतलब के महिलाओं के बहाने सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ऑब्जेक्शन जो है वो 2 पार्ट्स में है। जब भी डिबेट्स में बैठो, फलानी चीज़ का तालिबानीकरण हो गया, ये तालिबानी है, ये जिहादी हैं, जब आप इस नामकरण से लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हीं तालिबानियों को आप अपने वहाँ बुलाते हैं। चलिए ठीक है, वो आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद उन्हीं की शराइत को भी मानते हैं, चलिए वो भी ठीक। उसके बाद उनको ये इजाज़त भी दी जाती है कि वो देवबंद जाएं और लोगों से मिलें, जिसको कि आपके एक जो बेसुर ताल के जो हैं, जिनका राग अलापने की आदत है हर डिबेट में, वो बता रहे हैं कि वो नर्सरी है उसकी आतंकवादियों की।
मैं ये पूछना चाहती हूँ, रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में पढ़ा है जब देवबंद के ही उलमा फांसी पर चढ़े थे? शुरुआत कहाँ से हुई थी अपनी आज़ादी की? जो बिगुल बजा था वो कहाँ से बजा था? तो थोड़ा सा मुझे लगता है तैयारी करके आना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान की सरकार इतनी कमज़ोर है कि ये तालिबानीकरण पे इतनी बड़ी चर्चा होती है, जिहादियों पर इतनी बड़ी चर्चा होती है, उसके बाद वो इन्वाइटेड होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों से अगर अपने देश को खतरा है तो मुझे लगता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़ायदा। फिर वो आने के बाद आपकी देश की नारी शक्ति को मना करते हैं कि भाई वो नारी शक्ति वहाँ नहीं आ सकती है, तो उसके बाद आप उसको भी मानते हैं। फिर वो उसी हिंदुस्तान में टहलते रहते हैं, उस फैक्ट्री भी जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा बात यह है कि पहले इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के आगे ये सिंदूर ऑपरेशन जो बता रहे थे वहां पे हथियार डाले, और उसके बाद अब आकर के आप यहाँ पर इन लोगों के आगे हथियार डाल रहे हैं। जवाब दीजिए सुमैया जी, साफ तौर पर ये कह रही हैं सुमैया राणा कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें तालिबानीकरण इस तरीके से कहा जाता है, घेरा जाता है, इसी बहाने इस्लाम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्यों आखिर? देखिए, बात बहुत सीधी है। भारत की सरकार उससे बात कर रही है क्योंकि एक टेररिज्म में विश्वास करने वाला तालिबान वहां पर आज के दिन में सत्ता में है। एक मिसाल तो है, बात तो एक मिसाल है, आपको इस आधार पर करनी पड़ रही है। जा रही हो, एक मिनट सुन लीजिए, अभी धैर्य रखिए। मतलब आप दूसरी करें बात तो है रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये चलेगा? वो जो टेररिस्ट है अफगानिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि वो तालिबान टेररिज्म का समर्थक है। वही तालिबान जो है कहाँ से उपज है? वो देवबंद मदरसे की उपज है। वो खुद कहता है कि हम उसी से शिक्षा पाए हैं, वो खुद कहता है हम वहीं से इंस्पायर्ड हैं। तो और हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, तो फिर हम आज नहीं कह रहे हैं। तबलीगी जमात तबलीगी जमात और देवबंद, भारत सरकार कर रही है। दोनों कट्टर इस्लाम की शिक्षा देते हैं, ये दोनों कट्टर इस्लाम की शिक्षा देते हैं। और अभी ये कहा जाता है दारुल अमन, चूंकि भारत में अभी तो मुसलमानों की मेजोरिटी नहीं हुई है, इसीलिए ये दारुल अमन की तरह रहते हैं। नहीं तो ये जिहादी जो तालिबान की जिहादी है वो यहाँ भी जिहादी पैदा करेंगे, वही जिहाद की बात करेंगे यहाँ पे। ये किसी को गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। नहीं, सुमैया राणा जी ये कह रही है, राकेश उपाध्याय जी, उनका ये कहना कि फिर ऐसी क्या मजबूरी है? हम उनको आतंकवादी भी कहते हैं, तालिबानी कह रहे हैं, तालिबानीकरण वाली बातें होती थी जो कहा जाता था उस वक्त उस दौर में, तो फिर क्यों हम बात करें उनसे? अरे यही मजबूरी तो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान ने अभी न्यूक्लियर अम्ब्रेला कतर पर इजराइल के हमले के बाद यूएई को दिया, और एक इस्लामिक उम्मत जो है इस्लामिक मजहब के आधार पर इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर अफगानिस्तान रोड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि तहरीके तालिबान के ऊपर पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, और तहरीके तालिबान को तालिबान हुकूमत का संरक्षण है, उसको अफगानिस्तान में बैठा दिया। अभी कल अटैक हुआ, परसों अटैक हुआ। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की नाक में दम करने के लिए इस्लाम के भीतर से ही हमको एक भस्मासुर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो भस्मासुर तालिबान है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट है। अगर इसको किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो उसका भगवान मालिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और डिप्लोमेसी का मुद्दा है, ये भारत की मजबूरी नहीं है, ये भारत की राजनीति की जरूरत है। सुशील सिंघल जी, क्या तालिबान से बात करना जरूरी है मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में? देखिए, बात यह है कि ये जो डिबेट चल रही है, आई थिंक वी आर थोड़ा हम सब्जेक्ट से मेरे ख्याल से हम थोड़ा अलग हो गए हैं। और जो डिबेट थी मेरे ख्याल से वो थी कि तालिबान की सरकार ने, तालिबान के विदेश मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने अफगानिस्तान, उसमें अपनी जो एम्बेसी में है उसमें महिलाओं को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। और अब जो सवाल आया है कि हमें बातचीत करनी चाहिए तालिबान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है उससे या नहीं। देखिए क्या है कि ये इशू है एक नेशनल इंटरेस्ट के इशू होता है, और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है
वो हमें करना होता है। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो हमें चाइना से भी नहीं बात करनी चाहिए फिर तो, क्योंकि हमारी उनसे भी तनातनी चल रही है। तो इस तरह से तो ये काम नहीं चलता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम जो उनकी सारी पॉलिसीज़ हैं उनके साथ में एग्री करें जो दूसरे देश हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा अपना इंटरेस्ट है हम उसको अपने हिसाब से वो करते हैं। जैसा कि भी बताया, सब बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी है और वहाँ की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह का उनका जो व्यवहार है उस पर हमने बहुत दफ़े ऐतराज भी उनको उनको दिया है उनको, और हमने संबंध उनके काफ़ी समय से हमारे नहीं थे, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में है, ये भारत के इंटरेस्ट में है कि हम तालिबान से जुड़ा मैं सवाल पूछ लेता हूं। मौजूदा गवर्नमेंट है वहाँ पे उनसे बात करें। जी, सुशील सिंघल साहब कोई नेता नहीं है, वो डिप्लोमेट रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनके डायनेमिक्स अलग होते हैं। फिर क्यों आप लोग इसको बेवजह मुद्दा बना रही हैं? चित्रा बातम जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो। अखिलेश जी, मैं अब एक पॉइंट पे यहाँ पे जरूर जो एनलाइटमेंट हुआ है कि भारत ने तालिबान को एज अ रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो तालिबान को एम्बेसी के ऊपर अपना पूरा हक रखने का क्या हक है? तो सरकार में तो वही है ना अभी। तो मैं वही बोल रही तो यही है कि सरकार में है नहीं है। जब रिकॉग्निशन नहीं है तो इतनी सी लीव है कि विमेन पत्रकारों को भी उतना ही रिस्पेक्ट के साथ आप मेल पत्रकारों के साथ इनवाइट कर लेते। इतना लीव भी हमारी सरकार नहीं कर सकती थी। मुफ्ती मंजूर कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं बहुत देर से। वहाँ पे तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जरा उनको सुन लेते हैं। हाँ, मुफ्ती मंजूर। अखिलेश जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में मुझे बोलने जाता है। ये जिस तरीके से हिंदुस्तान को, सुनिए साहब, जिस तरह आप हिंदुस्तान को दुनिया के सामने शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टेररिज्म को पालते हैं, टेररिज्म को गोद में रखते हैं, ये सारी बहुत बेकार बातें हैं और मैं समझता हूँ कि इस पर गौर करना पड़ेगा और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी गौर करना चाहिए। संगीत रागी जी कह रहे हैं हमारे तमाम इस तरीके की बातें नहीं हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है और इस तरीके की बात आप उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि ये आप उनसे सवाल पूछिए, संगीत रागी इसका जवाब देंगे। पैनल पे मौजूद है हमारे साथ साहब, सीनियर प्रोफेसर है। और कैसे आप दुनिया को इस तरीके का पैगाम दे सकते हैं अपने मुल्क को बदनाम करके? पूछिए रागी जी, छोटे में जवाब दे दीजिए। दुनिया में छोटे में जवाब दे दीजिए, क्यों ऐसा आपने कहा? हमें ब्रेक लेना पड़ेगा उसके बाद, जल्दी से रागी जी। सवाल सिर्फ हम ही नहीं पूछे हैं, ये सवाल आरिफ मोहम्मद खान ने देवबंद से पूछा था, अखबारों में छपा था, मैगजीन ने उनको कोट भी किया था। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि आप जो जिहाद की परिभाषा बताते हैं, हिदाया बुक पढ़ाते हैं, वो बहुत ही गलत है। आप क्यों पढ़ाते हैं? और देवबंद ने इसका आज तक जवाब नहीं दिया है उनको। देवबंद को ने आज तक नहीं जवाब दिया है, पर सवाल खड़ा और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है।